इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के यूनिट 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गिव फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नैप्थलीन। गिव हार्वर्ड सिंथेसिस ऑफ नैप्थलीन। ये दोनों क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके प्रीवियस एग्जाम में कई बार पूछे गए। शॉर्ट में इनके गिव इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ नैप्थलीन। इस तरीके का क्वेश्चन नैप्थलीन से आता है। ऐसे ही हम फिनेंथ्रीन, एंथ्रासीन और इसके जो डेरिवेटिव है उनको भी सॉल्व करेंगे। उससे पहले हम इस नैप्थलीन के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए शॉर्ट में आपका आ गया क्वेश्चन स्ट्रक्चर ऑफ नैप्थलीन कि नैप्थलीन के स्ट्रक्चर को बताइए। तो आप तो पहले बात वहां हेडिंग डालेंगे स्ट्रक्चर ऑफ नैप्थलीन। फिर अगर आपसे वहां पे पूछा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो आप इसको बनाएंगे। नहीं तो आपको अगर केवल नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ नैप्थलीन पूछा है तो आप ये स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये स्ट्रक्चर बनाने के बाद इसमें आप बॉन्ड बना देंगे एक को छोड़ के। ठीक है, ये बॉन्ड इधर भी हो जाएगा तो यहाँ पे इसको छोड़ के ये बना दीजिए, इसको छोड़ के ये बना दीजिए। ठीक, ये आपका नैप्थलीन का स्ट्रक्चर। दो बेंजीन आपस में फ्यूज हो गए, वो आपका बन जाएगा नैप्थलीन का स्ट्रक्चर। फिर इस पे नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, और नीचे लिख दीजिए स्ट्रक्चर ऑफ नैप्थलीन। ये आपका नॉर्मल स्ट्रक्चर हो गया नैप्थलीन। इन केस अगर पूछता है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बताइए नैप्थलीन का तो उसमें आप क्या करेंगे। सबसे पहले आप इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाएंगे। क्यों? क्योंकि जो नैप्थलीन का स्ट्रक्चर होता है वो एक प्लेन पे होता है, प्लेनर स्ट्रक्चर बोलते हैं। जैसे आपने भी बेंजीन का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, सेम उसी तरीके का स्ट्रक्चर इसका भी होता है, प्लेनर होता है, एक प्लेन। प्लेनर का मतलब जैसे कि अगर दो पड़ोसी हैं एक साथ रहते हैं, जो उनकी छत है, एक छत पे से आप दूसरी छत पे चले जाए, एक पैर इस पे रख के दूसरे पैर उस छत पे रख ले, मतलब दोनों प्लेन आपस में बराबर हो, तो उसी को हम बोलते हैं प्लेनर स्ट्रक्चर। तो उसी तरीके से नैप्थलीन का स्ट्रक्चर जो है वो प्लेनर होता है। तो ये देखिए इस टाइप का। फिर इसमें क्या देखना है हमें, जो इसमें कार्बन लगे हुए हैं यहाँ पे आप इसको कार्बन बना सकते हैं। ठीक है, जब आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनाना हो तो आप यहाँ पे कार्बन लिखिए, हर एक जगह आप कार्बन बना दीजिए। ठीक, एक चीज हो गया कि ये प्लेनर है। दूसरा, ये कार्बन जो है यहाँ के मॉलिक्यूल वो sp2 हाइब्रिडाइज। क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज। दूसरा, एक कार्बन दूसरे कार्बन के बीच में जो बॉन्ड एंगल है वो है 120 डिग्री। ठीक, और जो इनका बॉन्ड लेंथ है 1 से 2, C1 से C2, C1 से C2, वो है आपका 1.36 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और जो 2 से 3, C2 से C3, ये है आपका 1.40 एंगस्ट्रॉम। मतलब ये बॉन्ड छोटा होता है और ये बॉन्ड जो है इसका वो बड़ा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, इन कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इसके साथ हम एक एक हाइड्रोजन जोड़ दे रहे हैं। इधर एक हाइड्रोजन इसके पास, यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पे नहीं हो पाएगा। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया, इसके पास हो गया, इसके पास हो गया, इधर हो गया, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पे नहीं हो पाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, और एक यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, ये स्ट्रक्चर हो गया। अब देखिए इसमें क्या है, एक कार्बन के पास लास्ट में जो होता है एक s ऑर्बिटल होता है, दूसरा p ऑर्बिटल होता है। तो इसमें s में दो इलेक्ट्रॉन भरे हुए होते हैं, p में जो आपका x y z, इसमें दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप करते हैं ना कार्बन का लास्ट में जो क्या करते हैं आप, चार चार बॉन्ड, चार इसके इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं जो बॉन्डिंग करते हैं। तो s में इसके दो रहते हैं और p में इसके दो रहते हैं। जब ये एक्साइड स्टेट में आते हैं तो इसका यही एक इलेक्ट्रॉन निकल के इधर चला जाता है। अब एक s के हो गए, तीन p ऑर्बिटल हो गए। तो इसमें जो तीन इलेक्ट्रॉन है यहां से लेके आपके ये इलेक्ट्रॉन, इन्होंने बॉन्डिंग कर लिया। देखिए कार्बन में एक दो तीन, हर जगह पे तीन बॉन्डिंग हो गई। अब ये बचा है केवल एक सिंगल इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस तरीके से हर एक कार्बन के पास बना हुआ मिलेगा। ठीक, जो आपका पाई बॉन्ड बनाएगा। क्या बनाएगा? पाई बॉन्ड, जो आपके लास्ट में रेजोनेंस का फॉर्म करेगा। जो आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पढ़ते हैं वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर
इसी इलेक्ट्रॉन के बेस से बनता है। ठीक है, यही इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इस रिंग में राउंड लगाता है। ठीक है, जिसकी वजह से इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है। तो ये इस तरीके का हो गया इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। इन केस अगर आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पूछता है तो उसमें क्या करना है, उसमें आप पहले नैप्थलीन बना देंगे, फिर यही वाला स्ट्रक्चर बना देंगे। ठीक, एक इधर एक इधर एक इधर। ठीक, ये आपका हो गया स्ट्रक्चर। अब देखिए, ये दोनों जो इसके स्ट्रक्चर हैं वो सेम है, कोई डिफरेंट नहीं है। तो आपको क्या करना है, इसमें केवल एक में ही इलेक्ट्रॉन्स को घुमा देना है। ठीक है, घुमाने का मतलब कि इसको आप इधर कर दीजिए, इसको उधर घुमा दीजिए और इसको इधर घुमा दीजिए। ठीक, तो ये स्ट्रक्चर आपका बन जाएगा यहाँ पे इस तरीके का। ठीक है, देखिए आपने इसको उधर घुमा दिया, इसको उधर घुमा दिया, इसको इधर घुमा दिया, बाकी आपका इसको ऐसे बना दीजिए। ठीक, एक में आपने इसको राउंड अप कर दिया, ये इधर घूम गया, बाकी ये चीज ऐसे हो गया, ये आपका बन गया। अब आप चाहें तो यही चीज इसमें कर सकते हैं, मतलब कि ये दोनों बॉन्ड इधर लगे हुए हैं, यहाँ पे दोनों लगा दीजिए और इसमें तीनों लगा दीजिए। जैसे मैंने इसमें घुमाया है वैसे आप इसको घुमा के, मतलब कि ये स्ट्रक्चर इधर, ये स्ट्रक्चर इधर, ये स्ट्रक्चर इधर, ये स्ट्रक्चर इधर, तो इस तरीके का दो स्ट्रक्चर और बन जाएगा। ठीक है, तो ये आप चाहे तो बना सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आप इतने भी इसको लिख सकते हैं। फिर ये दोनों के बाद क्या बन जाएगा, ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स लगातार यहाँ पे घूम रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा इसका रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो ये हो गया इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये हो गया इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर, और ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। अब देखिए, इसमें एक चीज और पढ़ लीजिए, नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर में क्या है, इनके ऊपर नंबरिंग लगी हुई है। एक होता है नंबरिंग से, ठीक है, किससे होता है, नंबरिंग से। नंबरिंग में क्या है, जो ये नंबरिंग लगी हुई है इनसे इनका हम नाम करते हैं। मान लीजिए इसके फर्स्ट पोजीशन पे बी आर जुड़ गया है, तो क्या लिखेंगे हम, वन ब्रोमो नैप्थलीन। क्या लिखेंगे, वन ब्रोमो नैप्थलीन। ठीक है, अगर ये दो जगह जुड़ गया है बी आर, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वन टू डाई ब्रोमो नैप्थलीन। तीन जगह है तो ट्राई, चार है तो टेट्रा। इस तरीके से हम बढ़ाते जाएंगे। ठीक, एक ये हो गया नंबरिंग। दूसरा होता है इसका हम अल्फा और बीटा से नॉमेनक्लेचर करते हैं। अल्फा और बीटा से क्या होता है, इसमें देख लीजिए, यहाँ पे जो इसके ऊपरी पोजीशन, ठीक है, ये वाले ये वाले ये वाले ये वाले, इनको बोलते हैं अल्फा, और जो ये साइड वाले हैं इनको हम बोलते हैं बीटा। क्या बोलते हैं, बीटा। लेकिन ये जो नाम है वो नाम कब रखेंगे हम, जब केवल एक सब्स्टिट्यूशन। अगर दो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा तो ये नाम हम नहीं लिखेंगे। तो जैसे ही यहाँ पे केवल एक सब्स्टिट्यूशन जुड़ा हुआ है, मान लीजिए यहाँ पे सीएल जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अल्फा क्लोरो नैप्थलीन। ठीक है, अल्फा क्लोरो नैप्थलीन। या फिर यहाँ पे ना जुड़ के यहाँ पे जुड़ा हुआ है सीएल, तो उसको हम कर देंगे बीटा क्लोरोनैप्थलीन। ठीक है, दो तरीके से नॉमेनक्लेचर हो गया। पहला, एक नंबरिंग जो लगी हुई है हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8, किसी नंबर पे जो आया वो नंबर डाल के हम लिख देंगे कि इस पे डाई है, ट्राई है, जितना भी हो वो लिख देंगे। दूसरा अल्फा बीटा होता है। अल्फा बीटा में दोनों ऊपर वाले ये सारे पोजीशंस अल्फा होते हैं और साइड वाले आपके बीटा होते हैं। तो इसमें केवल एक ही सब्स्टिट्यूशन होगा तभी ये हम नाम लिखेंगे, बाकी हम वैसे नाम नहीं लिखेंगे। मान लीजिए दो अगर सब्स्टिट्यूशन आ गया है तो अल्फा बीटा का नाम हम नहीं लिखेंगे, केवल एक सब्स्टिट्यूशन हो चाहिए। तो एक यहाँ पे हुआ तो हो जाएगा अल्फा क्लोरोनैप्थलीन, अगर यहाँ पे बीटा भी जुड़ेगा तो उसको बोलेंगे बीटा क्लोरोनैप्थलीन। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर ऑफ नैप्थलीन के बारे। आवर सिंथेसिस जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंथेसिस है, जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, और आप इसको वैसे भी याद कर लीजिए। इनकेस अगर सिंथेसिस ऑफ नैप्थलीन पूछेगा तो वहां भी लिख लीजिएगा, या फिर हार्वर्ड सिंथेसिस ऑफ नैप्थलीन पूछेगा तो वहां पे भी लिख लीजिए। तो इसकी जो सिंथेसिस है वो 5 स्टेप में होती है, पूरे के पूरे इसके 5 स्टेप लगते हैं। ये इसका शॉर्ट है, यहाँ से आप पढ़ के इसको याद कर लीजिए। बेंजीन, बेंजीन से बनेगा आपका 3 बेंजोइल प्रोपेनिक एसिड, उससे बनेगा 4 फिनाइल ब्यूटेनोइक एसिड, अल्फा टेट्रोलोन, टेट्रालीन और नैप्थलीन। ये इस तरीके के इसका सिंथेसिस होता है। बेंजीन से आपका डायरेक्ट ये बन जाएगा नैप्थलीन। तो इनको आप
अलग अलग स्टेप में करके लिख सकते हैं, मतलब बेंजीन से फ्री बेंजोइल प्रोपेनिक एसिड बनना, ठीक है, वन स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप, इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर इन सभी को एक साथ लिख सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से लिखें। मैं आपको एक साथ सारा पढ़ा दे रहा हूँ, आप चाहें तो उसको अलग अलग स्टेप में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टेप फर्स्ट में क्या होगा, बेंजीन रिएक्ट विद सक्सिनिक एनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड टू फॉर्म 3 बेंजोइल प्रोपेनिक एसिड, ठीक है। बेंजीन है आपका, इसके साथ हम रिएक्शन कराएंगे सक्सिनिक एनहाइड्राइड का। तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है सक्सिनिक एनहाइड्राइड का, ठीक है। CH2 यहाँ पे कार्बन, इसके साथ यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इन दोनों से एक ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। अच्छे से बना लीजिए इसको, इन दोनों से एक ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ा हुआ होगा। ये हो गया आपका सक्सिनिक एनहाइड्राइड, किसके प्रेजेंस में रहेगा आपका, एल्युमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस, ठीक है। इसको हम फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन भी कहते हैं। उसी रिएक्शन से ये रिएक्शन हुआ है। तो उसमें क्या होता है, जो यहाँ से रिंग है, ये रिंग यहाँ से टूटेगी, ठीक है। टूटने के बाद क्या होगा, ये डायरेक्ट इस बॉन्ड पे यहाँ पे जुड़ जाएगा, कुछ इस तरीके से CH2 CH2, यहाँ से जो आपका कार्बन लगा हुआ है ये हो जाएगा, और यहाँ से जो ये ऑक्सीजन है, यहाँ से टूटा, ये जुड़ गया इनके साथ। अब यहाँ से जो ये ऑक्सीजन है ये हो गया, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ से हाइड्रोजन जैसे ही निकलेगा वो हाइड्रोजन यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका मॉलिक्यूल 3 बेंजोइल प्रोपेनिक एसिड, ठीक। ये आपका स्टेप फर्स्ट हो गया। अब स्टेप सेकंड में हम क्या कराएंगे, इसका क्लेमेंसन रिडक्शन। इसमें क्या होगा, 3 benzoyl propanoic acid react with amalgamated zinc in presence of HCl to form 4-phenyl butanoic acid, ठीक है। अमलगमेटेड जिंक, जो आपका जिंक मर्क्यूरी के साथ होता है वो हो जाएगा, और HCl, ठीक है। ये आपका क्लेमेंसन रिडक्शन का रिएक्शन है। इसमें रिडक्शन में क्या होता है कि जो आपका ऑक्सीजन है वहां से ये हट जाएगा, और वहां पे हाइड्रोजन आके जुड़ जाएगा। तो सिंपल इसमें क्या होता है, जो आपका जिंक है ये ZnO जिंक ऑक्साइड बन के बाहर निकल जाता है, और यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ जाता है, क्योंकि ये आपका रिडक्शन रिएक्शन है। यहाँ पे CH2 हो जाएगा, फिर CH2 CH2, बाकी जो आपका जैसे है वैसे लिख लीजिए, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख लीजिए, क्योंकि सिंगल बॉन्ड लगा है, अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक। CH2, यहाँ से जब ऑक्सीजन है वो हट के यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया। फिर उसके बाद क्या होगा, थर्ड स्टेप में इसका होगा, यहाँ से हम रिंग क्लोजर रिएक्शन। रिंग क्लोजर रिएक्शन किसके साथ कराएंगे हम, when 4-phenyl butanoic acid react with sulfuric acid in presence of heat to form alpha tetralone। जब इस मॉलिक्यूल का हम रिंग क्लोजर रिएक्शन कराते हैं H2SO4 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ हीट, तो क्या होता है, जो आपका यहाँ का OH है, ठीक है, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन पहले से मौजूद है, यहाँ पे जो यहाँ पे बेंजीन का रिंग बना हुआ है, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन पहले से होता है, तो यहाँ का जो हाइड्रोजन है और ये OH दोनों मॉलिक्यूल यहाँ पे बाहर निकल जाते हैं, ठीक है, H2O बन के, वाटर बन के। तो ये क्या होता है, यहाँ पे रिंग क्लोज हो जाती है कुछ इस तरीके से, CH2 CH2 CH2, यहाँ पे हो जाएगा कार्बन डबल बॉन्ड, और ये रिंग आपकी इस तरीके की बन जाएगी, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं रिंग क्लोजर, रिंग यहाँ पे क्लोज होगी, ठीक। फिर हम क्या कराएंगे, इस मॉलिक्यूल का सेम यही क्लेमेंसन रिडक्शन फिर से दोबारा से यही कराते हैं। तो जब हम क्लेमेंसन रिडक्शन कराएंगे सेम ZnHg प्रेजेंस ऑफ HCl, यहाँ पे लिख लीजिएगा, when alpha tetralone react with amalgamated zinc in presence of hydrochloric acid to form tetraline। क्या बना लेगा यहाँ पे, टेट्रालीन। तो इसमें क्या होगा, सेम चीज आपने जो किया था, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन लगा दिया था, सेम आपको यहाँ पे ये ऑक्सीजन हटा देना है और यहाँ पे हाइड्रोजन लगा देना है, ठीक। अभी आप कार्बन बना लीजिए। यहाँ पे क्या हुआ, जो यहाँ पे ऑक्सीजन था वो हट के यहाँ पे
CH2 हो गया। ठीक, सभी को बना दीजिए। ठीक, ये हो गया आपका, यहाँ से ऑक्सीजन हटा और यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया। ठीक, अब हम इसको कराएंगे एरोमेटाइजेशन रिएक्शन, जिससे क्या होगा, पैलेडियम, ठीक है, ये आपका क्या है, टेट्रालिन। व्हेन टेट्रालिन रिएक्ट विद पैलेडियम टू फॉर्म एरोमेटाइजेशन, मतलब कि इसमें जो रिंग है वो एरोमेटाइजेशन मतलब कि एरोमेटिक कैरेक्टर आती है, जो इसके हाइड्रोजन है यहाँ से ये रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, रिमूव होने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। डबल बॉन्ड आने से क्या हो जाएगा कि ये एरोमेटिक कैरेक्टर शो करने लगेगा। तो वहां पे जैसे ही इसका प्लेटिनम से रिएक्शन कराते हैं, ये चेंज हो जाता है आपका नैप्थलीन, इसमें हो जाएगा नैप्थलीन। ठीक, तो ये हो गया हार्वर्थ सिंथेसिस ऑफ नैप्थलीन। तो जैसे आपने बेंजीन का रिएक्शन पढ़ा है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेम उसी टाइप का इसका नैप्थलीन का भी होता है। इसमें इसके कार्बन फर्स्ट और कार्बन सेकेंड, ये दोनों पोजीशन इसके एक्टिव पोजीशन होते हैं, जिस पे रिएक्शन सबसे पहले होगा। आपका C1 पे लो टेम्परेचर पे हो सकता है, और अगर आप C2 पे रिएक्शन कराना चाहते हैं तो वहां पे आपको हाइयर टेम्परेचर लेना होगा। ठीक है, हाइयर टेम्परेचर लेना होगा, तब आपका C2 मॉलिक्यूल पे मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हम पहला देखते हैं क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन में हम क्या लेते हैं, यहाँ पे Cl2 बॉइलिंग कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्या लेंगे हम, क्लोरीन ले लेंगे। अगर हम क्लोरीनेशन करा रहे हैं, क्लोरीन ले लेंगे और उसके साथ लेंगे बॉइलिंग कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो हमें वहां पे क्या मिलेगा, फर्स्ट पोजीशन पे आपका क्लोरीन जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 1 क्लोरो नैप्थलीन। ठीक है, 1 क्लोरो नैप्थलीन। ठीक, ठीक इसी तरह यहाँ पे आप Br2CCl4 से कर सकते हैं, तो यहाँ पे जहाँ पे Cl जुड़ा है वहां पे ब्रोमीन जुड़ जाएगा और वो हो जाएगा 1 ब्रोमो नैप्थलीन। तो यहाँ पे आप लिखेंगे when naphthalene react with chlorine in presence of boiling carbon tetrachloride to form 1 chloro-naphthalene। ठीक है, दूसरा आप क्या लिखेंगे ब्रोमीन के बारे में, यहाँ पे naphthalene react with bromine in presence of carbon tetrachloride, ब्रैकेट में बॉइलिंग लिख सकते हैं, टू रिजल्ट इन 1 ब्रोमो नैप्थलीन। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन। नेक्स्ट हम करते हैं नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में क्या लेना है आपको, सबसे पहले आपका हो जाएगा HNO3 नाइट्रिक एसिड और H2SO4 के प्रेजेंस में, इसमें हीट भी रहेगी जो लगभग 60 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगी। तो यहाँ पे आप लिखेंगे नैप्थलीन रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड टू फॉर्म 1 नाइट्रो नैप्थलीन। क्या बनाएंगे यहाँ पे 1 नाइट्रो नैप्थलीन, ये आपका पोजीशन फर्स्ट पे यहाँ पे NO2 जुड़ गया। ठीक है, मैकेनिज्म इन सबका सेम जैसे आपने बेंजीन का पढ़ा है, सेम उसी तरीके का है। फिर नेक्स्ट आएगा इसका सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में हम लेते हैं 2 मोल ऑफ H2SO4 और इसमें रहेगा हीट। ठीक है, इसमें देखिए हीट दो तरीके का लेते हैं हम, पहला लेते हैं 60 डिग्री सेंटीग्रेड और दूसरा लेते हैं हम 165 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो क्या होता है इसमें, जब हम 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेते हैं तो यहाँ पे बनता है हमारा 1 सल्फोनिक नैप्थलीन। क्या बनेगा 1 सल्फोनिक नैप्थलीन। ठीक है, अब यही 165 डिग्री सेंटीग्रेड पे करेंगे तो हमारा बन जाएगा 2 सल्फोनिक नैप्थलीन। ठीक है, आप इसको अल्फा सल्फोनिक नैप्थलीन और इसको बीटा सल्फोनिक नैप्थलीन भी कर सकते हैं। तो आप एक बार इसमें लिखेंगे नैप्थलीन रिएक्ट विद H2SO4 at 60 डिग्री सेंटीग्रेड टू फॉर्म अल्फा सल्फोनिक नैप्थलीन। ठीक है, दूसरा लिखेंगे इफ द रिएक्शन टेकिंग टेम्परेचर 165 डिग्री सेंटीग्रेड टू रिजल्ट इन बीटा सल्फोनिक नैप्थलीन। ठीक है, तो ये दो रिएक्शन हो गया। फिर उसके बाद हम करते हैं इसका फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। एसाइलेशन में क्या हो जाता है आपका CH3CO
Cl in presence of AlCl3। ठीक है, एसाइलेशन में क्या करेंगे हम CH3 COCl ले लेंगे और उसके साथ हम ले लेंगे AlCl3 और इसमें क्या लेंगे हम CS2 कार्बन डाई सल्फाइड। जब हम इसका रिएक्शन कार्बन डाई सल्फाइड के साथ करते हैं तो हमें यहां पे मिलता है 1 एसिटाइल नैप्थलीन। ठीक है, जब हम CS2 कार्बन डाई सल्फाइड के साथ करते हैं तो हमें मिलता है 1 एसिटाइल नैप्थलीन। अब यही इसके जगह हम अगर 6H5NO2 जो आपका क्या है नाइट्रोबेंजीन, अगर हम इसकी जगह नाइट्रोबेंजीन ले लेते हैं तो वहां पे हमारा मॉलिक्यूल क्या बन जाता है बीटा एसिटाइल नैप्थलीन। ठीक है, अगर हम एसाइलेशन कर रहे हैं इसका तो यहाँ पे कार्बन डाइसल्फाइड ले रहे हैं तो हमारा 1 एसिटाइल नैप्थलीन बनेगा। अगर हम वहां पे नाइट्रोबेंजीन ले रहे हैं तो वहां पे हमारा बन जाएगा बीटा एसिटाइल नैप्थलीन। फिर लास्ट स्टेज का हम कराते हैं एल्काइलेशन CH3 CH2Cl presence of AlCl3 to form तो यह बन जाएगा पर 2 एथाइल नैप्थलीन। क्या बन जाएगा आपका यहाँ पे 2 एथाइल नैप्थलीन। तो इस तरीके का हो गया आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ नैप्थलीन। रिडक्शन में देखिए क्या होता है, नैप्थलीन का रिडक्शन जब हम सोडियम प्रेजेंस ऑफ एथाइल एल्कोहल वाइल फॉर्म में करते हैं तो हमें यहाँ पे मिलता है 1,4 डाई एलिन। ठीक है, क्या मिलता है हमें 1,4 डाई एलिन। और जब हम इसका दूसरा रिडक्शन सोडियम के प्रेजेंस में आइसोपेंटेनॉल के प्रेजेंस में कराते हैं तो ये भी बॉइल फॉर्म में रहेगा तो हमें यहाँ पे मिलता है टेट्रालीन। क्या मिलता है हमें टेट्रालीन। रिडक्शन में क्या होता है कि जो इसकी बॉन्डिंग डबल होती है वहां पे जाके हाइड्रोजन जुड़ जाता है। तो जब हम सोडियम और एथेनॉल के साथ कराते हैं तो हमें 1,4 डाई एलीन मिलता है और जब हम इसका रिएक्शन सोडियम प्रेजेंस ऑफ आइसोपेंटेनॉल के साथ कराते हैं तो हमें टेट्रालीन मिलता है। और दूसरा इसका है कैटालिटिक रिडक्शन। जब हम कैटालिटिक रिडक्शन कराते हैं प्लेटिनम या पैलेडियम के प्रेजेंस में, इसमें आपका हीट प्रेशर ठीक है दोनों चीज रहेगा और इसमें रहेंगे आपके 5H2। ठीक है, 10 हाइड्रोजन। तो दसों जो हाइड्रोजन है जो इसके दसों कार्बन है उन सभी पे जाके जुड़ जाते हैं। जुड़ने के बाद क्या होता है जो इनमें डबल बॉन्डिंग है वो खत्म हो जाती है। तो आपका ये बन जाता है, इसको हम बोलते हैं डेकालीन। क्या बोलते हैं इसको डेकालीन। तो ये तीन टाइप के आपके रिडक्शन हो गए। अब हम देखेंगे इसमें ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है दो टाइप से हम कराते हैं। पहला नैप्थलीन रिएक्ट विद क्रोमियम ट्राइऑक्साइड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, जो हम कराते हैं किस पे रूम टेम्परेचर पे। तो हमें यहाँ पे मिलता है 1,4 नैप्थाक्विनोन, मतलब कि जो उसका पहला 1 2 3 4 1 और 4 पे क्या होता है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है ऑक्सीजन का जुड़ना। तो उसके पहले और चौथे पोजीशन पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जुड़ जाता है। तो 1,4 नैप्थाक्विनोन 1,4 नैप्थाक्विनोन। यहाँ पे क्या मिलता है 1,4 नैप्थाक्विनोन। कब मिलता है जब हम क्रोमियम ट्राइऑक्साइड इन एसिटिक एसिड एट रूम टेम्परेचर पे जब नैप्थलीन का हम रिएक्शन कराते हैं तो वहां पे हमें 1,4 नैप्थाक्विनोन मिल जाता है। फिर दूसरा है हम जब हम नैप्थलीन का रिएक्शन एयर के प्रेजेंस में वैलेडियम पेंटा ऑक्साइड एट 470 डिग्री सेंटीग्रेड पे कराते हैं तो वहां पे हमें मिलता है पैथेलिक एनहाइड्राइड। क्या मिलता है हमें
पैथेलिक एनहाइड्राइड मतलब कि जो इसका इधर का जो रिंग है वो रिंग टूट जाता है, वहां पे ऑक्सीजन कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और आपका यहाँ पे ऑक्सीजन मिल जाता है। तो ये आपका हो जाता है पैथेलिक एनहाइड्राइड। फिर जब हम इसका फर्दर H2O के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें यहाँ पे मिल जाता है पैथेलिक एसिड, पैथेलिक एसिड। नेक्स्ट देखिए इनके फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नैप्थलीन। नैप्थलीन की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, जिसमें सबसे पहला है माउथ वॉल ऑर्डर। जो गोलियां आती हैं छोटी छोटी माउथ वॉल, जिससे कि जो कपड़े हमारे खराब होते हैं उसको हम कहीं स्टोर करके रखते हैं, कुछ भी सामान हम स्टोर करके रखते हैं, वहाँ पे छोटी छोटी गोली आती है व्हाइट कलर की। तो उसी तरह का जो ऑर्डर बहुत तीखी होती है, उसी तरह का जो ऑर्डर आता है वही ऑर्डर नैप्थलीन में पाया जाता है। ठीक है। फिर आपका कलरलेस क्रिस्टल सॉलिड, ये आपका एक कलरलेस होता है, क्रिस्टल सॉलिड होता है। जो नैप्थलीन होता है वो कलरलेस होता है और एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। फिर है आपका इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 82 डिग्री सेंटीग्रेड है और बॉइलिंग पॉइंट 218 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होता है, जैसे कि आपका ईथर हो गया, बेंजीन हो गया, इन सब में ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये सॉल्युबल होता है। फिर इसको अगर हम गर्म करेंगे, वार्म करेंगे तो ये सब्लिमाइज हो जाएगा, मतलब कि जैसे कि आपने कपूर देखा है वो तुरंत आपका सॉलिड से तुरंत गैस फॉर्म, कुछ चीजें होती हैं जो जो आपका सॉलिड है, सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में चली जाती है, लेकिन वो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में चली जाती है। तो जैसे ही इसको हम हीट देंगे वो आपका गर्म होके तुरंत वो गैस फॉर्म में हो जाएगा। फिर स्टीम में होगा अगर ये तो वोलेटाइल इन नेचर हो जाएगा, अगर हम इसको स्टीम करेंगे तो ये वोलेटाइल के रूप में बाहर निकल जाएगा। ठीक, तो ये हो गया इसका फिजिकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है इसका हम इंपॉर्टेंस यूजेस, और उसके साथ साथ हम इसके डेरिवेटिव देखेंगे। इसके मोस्ट डेरिवेटिव है आपका ये हो गया OH, यहाँ पे जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा आपका अल्फा नैप्था, ये हो जाएगा आपका अल्फा नैप्था। ठीक, यहाँ पे अगर हम OH जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा बीटा नैप्थॉल। ठीक, फिर नेक्स्ट आ जाता है इसका NH2, ये हो गया आपका अल्फा अमाइनो, ये अमाइन है, अमाइनो नैप्थलीन। ठीक, और दूसरा हो जाएगा यहाँ पे बीटा पे लगा दीजिए तो ये हो जाएगा बीटा अमाइनो नैप्थलीन। ठीक, तो ये हो गए इसके डेरिवेटिव। इन्हीं डेरिवेटिव का यूज हम क्या करते हैं, डाइज बनाने में, एज इंसेक्टिसाइड यूज करते हैं और परफ्यूम बनाने में। इन सभी डेरिवेटिव का यूज हम डाइज बनाने में, इंसेक्टिसाइड का यूज करते हैं और परफ्यूम बनाने में। और जो आपका नैप्थलीन है वो नैप्थलीन एक आपका ऑर्गेनिक प्रिकर्सर है। ऑर्गेनिक प्रिकर्सर का मतलब क्या होता है, उससे हम अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल को हम बना सकते हैं, अलग अलग डेरिवेटिव को बना सकते हैं। और भी इनका भी अलग अलग तरीके का प्रिकर्सर यूज किया जाता है, मतलब कि नैप्थलीन खुद तो कई सारे मॉलिक्यूल्स को बनाता है, उसके साथ साथ जो इसके मॉलिक्यूल बने हुए हैं इनका भी यूज हम एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक प्रिकर्सर की तरह यूज करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये नैप्थलीन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर दिया गया है। अब आपके एग्जाम में जिस भी तरीके से पूछता है, चाहे स्ट्रक्चर हो गया, सिंथेसिस हो गया, यूजेस हो गया, या फिर इसके केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी, तो उस तरीके से आप इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, अगर कोई भी पॉइंट इसमें नहीं समझ में आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।